वेलकम अगेन। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में तब्दील करने का तरीक़ा सीखने से पहले आइए सीखते हैं कि जुमलों को अफर्मेटिव से इंटरोगेटिव में कैसे तब्दील करते हैं। चलिए पहले एक सिंपल प्रेजेंट का एक जुमला लिखते हैं। लेट्स सपोज हम लिखते हैं ही राइट्स अ लेटर। अब इस जुमले को अगर हम देखें तो इस जुमले में जो सब्जेक्ट के बाद वर्ब है इसकी एस फॉर्म है, और आपको पता है कि एस या एस वर्ब की जो सिंपल प्रेजेंट फॉर्म्स हैं उनके साथ लगती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है, और इस सेंटेंस को इंटरोगेटिव में तब्दील करने के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब जो है डू और डज़, इसमें से एक को लगाना पड़ता है। चूँकि मेन वर्ब की फॉर्म एस ए एस फॉर्म है तो डू की भी एस ए एस फॉर्म ही लगेगी। अगर यहाँ पे एस लगा हुआ है वर्ब की पहली फॉर्म के साथ तो हम सवाल बनाने के लिए डू के साथ भी ई एस का इजाफा करेंगे, फिर सब्जेक्ट लिख लेंगे, फिर इसके बाद वर्ब, लेकिन उसका ई एस या उसका जो एस है वो हट जाएगा, और फिर सब्जेक्ट लिख देंगे ऑब्जेक्ट अ लेटर। इसी तरह अगर हम इसी जुमले के वर्ब को पास्ट सिंपल में तब्दील करें, ही रोट अ लेटर लिख दें। अब इस जुमले में चूंकि मेन वर्ब सिंपल पास्ट में है इसलिए हमें डू की भी जो हेल्पिंग वर्ब है वो सिंपल पास्ट में चाहिए, और वो है डिड। तो जब हम यहाँ डिड लिख लेते हैं फिर हम रोट को फिर हम सब्जेक्ट लिख लेंगे, इसके बाद हम रोट को राइट में तब्दील कर लेंगे। क्यों? क्योंकि डू, डज और डिड ये ऐसे हेल्पिंग वर्ब्स हैं जिनके बाद न एस फॉर्म और ई एस फॉर्म आ सकती है और ना सिंपल पास्ट आ सकता है। तो हम सिंपल पास्ट की जगह सिंपल प्रेजेंट लिख देंगे, बल्कि सिंपल प्रेजेंट नहीं, ये जो बेस फॉर्म है वो लिख देंगे। फिर इसके बाद वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है वो आ जाएगा। अच्छा, एक बात यहाँ पे आप लोग याद रखें, इन दो टेंसेस के अलावा बाकी जितनी भी टेंसेस है उन तमाम के जुमलों को इंटरोगेटिव में तब्दील करने के लिए जो उनमें पहले से हेल्पिंग वर्ब मौजूद है आपको वही हेल्पिंग वर्ब जुमले के शुरू में लगाना पड़ता है। जैसे अगर मैं मिसाल के तौर पर यहाँ पे ये लिख दूँ कि ही, और इसके साथ हेल्पिंग वर्ब लिख दूँ हैज़, डेफिनेटली हैज़ और हैव और हैड ऐसे हेल्पिंग वर्ब्स है जिनके बाद वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म आती है। तो रिटन ही हैज़ रिटन अ लेटर। अब इस जुमले को अगर इंटरोगेटिव में तब्दील करना है तो आपको करना क्या है, आपको सिर्फ ये हैज़ जुमले के शुरू में लगाना है, और आखिर में जहाँ जहाँ हमने क्वेश्चन सेंटेंसेस बनाए हैं आखिर में फिर हमने इसके क्वेश्चन मार्क लगाना है। तो ये जुमला बन जाएगा हैज़ ही रिटन अ लेटर। इस तरह से ये जुमला इंटरोगेटिव में तब्दील हो जाएगा। इसी तरह से अगर इसी जुमले को हम सिंपल फ्यूचर में लिखते हैं तो हम लिखेंगे कि ही विल राइट अ लेटर। तो इस जुमले को अगर हमने सवालिया बनाना है तो ये विल को जुमले के शुरू में लगाए, विल ही राइट्स अ लेटर। तो अगर जिन जुमलों में पहले से हेल्पिंग वर्ब मौजूद हैं उनको जब आपको सवालिया जुमलों में तब्दील करना है तो वही हेल्पिंग वर्ब आप जुमले के शुरू में लगाए और आखिर में क्वेश्चन मार्क लगाए, तो वो जुमला इंटरोगेटिव सेंटेंस में तब्दील हो जाएगा। आइए अब बात करते हैं सवालिया जुमलों को पैसिव वॉइस में तब्दील करने के तरीके पर। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को हम क्वेश्चंस भी कह सकते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि क्वेश्चंस असल में दो किस्म के होते हैं। एक जो क्वेश्चंस होते हैं उनको हम यस नो क्वेश्चंस कह सकते हैं। दूसरे किस्म के क्वेश्चंस को हम इंफॉर्मेशन क्वेश्चंस कह सकते हैं, इंफॉर्मेशन क्वेश्चंस। यस नो क्वेश्चंस ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होते हैं, यानी इनका
ऐसे जुमले जो ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू हो, जैसे इज़ ही योर ब्रदर, डू यू लाइक एप्पल्स, विल ही कम विद यू, कैन यू स्पीक इंग्लिश। ये सारे जुमले चूँकि कैन, इज़, डू वगैरह से शुरू होते हैं तो ये क्वेश्चंस होते हैं और ये यस नो क्वेश्चंस कहलाते हैं। याद रहे कि यस नो क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस होते हैं जिनके जवाब में आपको यस या नो कहना पड़ता है। लेट्स सपोज मैं आपसे पूछता हूँ डू यू वांट टू लर्न इंग्लिश, तो आप कह सकते हैं येस आई डू और नो आई डोंट। तो इसके जवाब में आपको सिर्फ येस नो कहना पड़ता है। जहाँ तक इन्फॉर्मेशन क्वेश्चंस का सवाल है तो ये इन्फॉर्मेशन क्वेश्चंस को WH क्वेश्चंस भी कह सकते हैं। WH क्वेश्चंस इसलिए कि ये WH के जो वर्ड्स है व्हाट, व्हाई, वेयर, व्हेन, व्हिच, हुज एट्सेट्रा, ये उनसे शुरू होते हैं और इसके जवाब में आपको हाँ या ना नहीं कहना पड़ता बल्कि एक नई बात कहनी पड़ती है। मिसाल के तौर पर अगर आपसे पूछा जाए वेयर डू यू लिव, तो आप कह सकते हो आई लिव इन कराची। व्हाट टाइम इज़ इट, तो आप कह सकते हो इट्स 2 o'clock। तो इस तरह के सवालात जो WH वर्ड से शुरू होते हैं, जो क्वेश्चन वर्ड्स हैं, और उनके जवाब में आपको नो यस नो नहीं बल्कि कुछ नया कहना पड़ता है, आपको एक इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है, ऐसे सवालों को इन्फॉर्मेशन क्वेश्चंस कहते हैं। आज की इस वीडियो में हम यस नो क्वेश्चंस को पैसिव वॉइस में तब्दील करेंगे और हम किसी ख़ास टेंस से शुरू नहीं करेंगे क्योंकि ये इतना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है और आप बहुत आसानी से सवालिया जुमलों को पैसिव वॉइस में तब्दील करना सीख सकते हैं। इसलिए हम मुख्तलिफ टेंसेस के जुमले लेकर एक ही वीडियो में कोशिश करेंगे कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को, येस नो क्वेश्चंस को पैसिव वॉइस में तब्दील करने का तरीक़ा सीखें। अच्छा, आइए पहले एक सवालिया जुमला लिखते हैं। डिड ही टेल यू, और इसके साथ इसी जुमले को सिंपल प्रेजेंट में भी लिखते हैं। डज ही टेल यू। अच्छा, अब जब भी आपको कोई जुमला पैसिव वॉइस में तब्दील करना पड़ता है तो आपके लिए 2 बातें इंतहाई लाजमी हैं। आप उन जुमलों को पैसिव वॉइस में तब्दील कर सकते हैं जिनका जो वर्ब है वो ट्रांजिटिवली यूज़ हुआ हो, यानी इस वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट हो। यहाँ पे अगर आप देखें तो इन दोनों वर्ब्स के जो ऑब्जेक्ट हैं वो यू है, मतलब इस टेल का ऑब्जेक्ट ये वाला यू है और इस टेल का ऑब्जेक्ट ये वाला यू है। पहले वाले जुमले को अगर आप देखें तो इस जुमले में डिड का इस्तेमाल हुआ है और डिड जो है वो पास्ट सिंपल फॉर्म है, तो ये टेंस सिंपल पास्ट है। अच्छा, सिंपल पास्ट के जुमलों को पैसिव में तब्दील करने के लिए, सवालिया जुमलों को पैसिव में तब्दील करने के लिए आपको वो सारे रूल्स फॉलो करने हैं जिनका जिक्र हम पहले वीडियोस में कर चुके हैं। आज भी वही रूल्स फॉलो करने हैं। आपको इन दोनों सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट्स को एक दूसरे के साथ बदलना है। तो ये यू आप यहाँ पे लगा दें, फिर आपको ये जो टेल है इसको पास्ट पार्टिसिपल में तब्दील करना है, यानी टोल्ड बन जाएगा। फिर बाय लगा के ही को हिम बना दें ताकि ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म बन जाए। अब 4 तब्दीलियाँ हमने कर ली, एक तब्दीली अभी होनी बाकी है और वही एक तब्दीली सबसे ज़रूरी इसलिए है कि अगर वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म आपके पास हो लेकिन इसके साथ अगर बी की कोई फॉर्म ना लगी हो तो ये पैसिव वॉइस नहीं है। यहाँ हमें बी की कोई फॉर्म चाहिए, तो यहाँ पे बी के हम कौन सी फॉर्म बनाएंगे? चूँकि हमारे पास जो ये वर्ब है ये डिड की वजह से ये सिंपल पास्ट है, तो आप बी की भी सिंपल पास्ट फॉर्म लगाएं। और बी की सिंपल पास्ट फॉर्म कौन सी है? बी बेस फॉर्म है, इज, एम, आर प्रेजेंट है और पास्ट जो है वो वॉज और वर है। तो यहाँ पे अगर सब्जेक्ट यू है तो यू के बाद आप या वॉज लगाओगे या वर। कौन सा वाला यहाँ पे मौजू है? वर, क्योंकि यू के साथ हमेशा वर आता है। वर यू टोल्ड बाय हिम, क्या आपको बताया गया था। अब इस जुमले के साथ भी वही कीजिए, ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को एक दूसरे के साथ
तब्दील कीजिए, यू को यहाँ लाए, टेल को टोल्ड में तब्दील कीजिए, फिर इसके बाद बाय लगाए, बाय के बाद ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म हिम लगाए, क्वेश्चन मार्क लगाए, और यहाँ पे चूंकि डज है और ये सिंपल प्रेजेंट है, सिंपल प्रेजेंट है, तो आपको बी की सिंपल प्रेजेंट फॉर्म लगानी है जो कि इज़ एम आर है। यू के बाद या यू से पहले जुमले में अगर इज़ एम आर में से कोई लफ्ज़ लगाना हो तो वो आर होगा, तो ये जुमला यूँ बन जाएगा, आर यू टोल्ड बाय हिम। ये इसका पैसिव है, क्या आपको बताया जाता है। आइए अब दूसरे टेंसेस के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को पैसिव में तब्दील करने का तरीका सीखते हैं। एक जुमला लिखते हैं वही वाला, ही हैड टोल्ड, चले यहाँ पे ऑब्जेक्ट मी लगाते हैं। अब सारे हमारे पास जो ज़रूरियात हैं वो पूरी हैं, हमारे पास वर्ब है, ट्रांजिटिवली यूज़ हुआ है। इस जुमले को पहले क्वेश्चन बनाते हैं। हैड को जुमले के शुरू में लगाएं, हैड ही टोल्ड मी। अब आपने क्या करना है, इन दोनों को एक दूसरे से तब्दील करना है। मी को यहाँ पे लगाकर आई बनाना है। टोल्ड ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में है तो इसको थर्ड फॉर्म में ही रहने दें। ही को बाय लगाकर हिम बना दें। अच्छा, और हैड, अगर आपके पास जुमले में पहले से ही डू और डस के अलावा कोई और हेल्पिंग वर्ब है तो वही हेल्पिंग वर्ब जुमले में वापस आएगा। यहाँ पे चूंकि ऑलरेडी हैड लगा हुआ है तो वो हमने वापस लगा दिया। अब इस जुमले को देखिए, तब्दीलियाँ तो हमने सारी कर ली। क्या ये जुमला सही है? हमने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया, बाय भी लगा दिया, टोल्ड तो थर्ड फॉर्म में भी है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में। अब भी ये जुमला पैसिव वॉइस में सही तरह से तब्दील नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि इस जुमले में पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म के साथ कोई बी की फॉर्म नहीं है। यहाँ पे हम बी की फॉर्म यहाँ लगाएंगे। अगर आपके पास जुमले में दो हेल्पिंग वर्ब है तो एक हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आएगा, दूसरा सब्जेक्ट के बाद आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास बी की फॉर्म होनी चाहिए। बी की कौन सी फॉर्म लगेगी? जो मेन वर्ब की फॉर्म है। मेन वर्ब की फॉर्म क्या है? पास्ट पार्टिसिपल। बी की पास्ट पार्टिसिपल क्या है? बी इज एम आर प्रेजेंट, was were past and past participle are been, B-E-N-N, been. Had I been told by him. अच्छा, अब एक और सवाल लिखते हैं। अब पहले अफर्मेटिव, उससे इन्हें इंटरोगेटिव और फिर इसको पैसिव में तब्दील करने की बजाय डायरेक्ट हम क्वेश्चन लिखते हैं। और क्वेश्चन लिखते हैं Is he telling you? अब इस जुमले में देखिए, सब्जेक्ट क्या है? ही, वर्ब टेलिंग, ऑब्जेक्ट यू। ऑलरेडी हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है। मैंने आपको बताया था अगर हेल्पिंग वर्ब डू, डज और या डिड है तो फिर वो हट जाएगा और उसकी जगह एज एम आर वॉज और में से कोई लग जाएगा। लेकिन अगर हेल्पिंग वर्ब कोई और है, डू, डज और डिड में कोई भी नहीं है, तो वो वाला हेल्पिंग वर्ब जुमले में फिर भी रहेगा। अब हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है तो ये यू यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा, टेलिंग है, इसको टोल्ड बना देंगे, पास्ट पार्टिसिपल में तब्दील कर देंगे, बाय लगाकर हिम लगा देंगे और आखिर में क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे हम इज़ नहीं लगा सकते तो इज़ के साथ साथ बी की जो प्रेजेंट फॉर्म्स है उन्हीं में से एक लगाएंगे जो सूटेबल है, जो सही है। तो इज़ नहीं लगा सकते, एम भी नहीं लगा सकते, अगर आई होता तो एम लगता, आर लगा सकते हैं तो यहाँ पे आर लग जाएगा। अब ये तो हमने कर लिया, लेकिन ये जुमला अभी भी पैसिव वॉइस में है लेकिन प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में नहीं है। तो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में आपको चाहिए आईएनजी फॉर्म, तो बी की आईएनजी फॉर्म लगाकर सारे रूल्स पूरे कर लीजिए। ये तो ऑलरेडी था, ये नया इजाफा है, इसकी वजह से ये जुमला प्रोग्रेसिव में हो गया। ये जुमला प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस का भी है, इसके साथ साथ पैसिव वॉइस का भी है, क्योंकि बी की फॉर्म के साथ थिल का पास्ट पार्टिसिपल लगा हुआ है।
अच्छा, एक और जुमला लिखते हैं। अच्छा, अब एक और जुमला किसी और टेंस का लिखते हैं। अगर हम लिख दे वेल ही टेल देम, इसको अगर हमें तब्दील करना हो तो क्या करेंगे? वही सारी तब्दीलियां होंगी। पहले तो ये देम दे बनकर सब्जेक्ट बन जाएगा, फिर ये टेल जो है ये टोल्ड में तब्दील हो जाएगा यानी पास्ट पार्टिसिपल में, फिर बाय लगाकर ही को हिम बना देंगे ताकि ये ऑब्जेक्ट बन जाए। अब यहाँ पे विल और शल में से एक फिर भी लगेगा ताकि टेंस फ्यूचर रहे। ये विल हमने लगा दिया। सारी तब्दीलियाँ हमने कर ली, अभी एक तब्दीली बाकी है और वो है पास्ट पार्टिसिपल से पहले बी की किसी फॉर्म का होना। तो बी की कौन सी फॉर्म लगाएंगे? चूंकि विल ये जाहिर करता है कि इसके बाद जो वर्ब है वो बेस फॉर्म में है, इसलिए बी की बेस फॉर्म लगाएंगे और बेस फॉर्म है बी। विल दे बी टोल्ड बाय हिम, क्या उनको बताया जाएगा। अच्छा, और अगर ये जुमला ऐसे हैं वॉज ही टेलिंग देम, इसको अगर पैसिव में तब्दील करना है तो वही तब्दीलियाँ दे यहाँ पे आ जाएगा, टिल को टोल्ड बना देंगे, बाय लगाकर ही को हिम बना देंगे, आखिर में क्वेश्चन मार्क। शुरू में हम यही वाला हेल्पिंग वर्ब दोबारा लगाएंगे, लेकिन इसकी जो मतलब अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर और ये प्लूरल है चूँकि, तो ये यहाँ पे वॉज नहीं बल्कि वर लगा देंगे। अब सारी तब्दीलियाँ हमने कर ली। पैसिव जुमला भी है क्योंकि बी की फॉर्म भी है और पास्ट पार्टिसिपल भी है, लेकिन ये सिंपल पास्ट का है। सिंपल प्रोग्रेसिव जो है पास्ट प्रोग्रेसिव में बनाने के लिए हमारे पास बी की फॉर्म होनी चाहिए, तो वो हम बीइंग लगाकर इसको प्रोग्रेसिव बना देंगे। वर दे बीइंग टोल्ड बाय हिम, ये पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस का पैसिव वॉइस सेंटेंस बन गया। आइए एक जुमला और लिखते हैं एक और टेंस का। अगर क्वेश्चन है वेल ही हैव टोल्ड मी, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। अच्छा, इस जुमले को पैसिव में तब्दील करने के लिए वही तब्दीलियाँ फिर से होंगी। ये जो सब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ये जो ऑब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट बन जाएगा, ये वर्ब ऑलरेडी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में है। जो हेल्पिंग वर्ब्स हमारे पास ये एक दो दोनों जुमले में फिर भी रहेंगे, तो इस पहले इसको आई बना देते हैं, फिर आई के बाद हैव लगाकर टोल्ड को इसी तरह लगा देंगे क्योंकि ऑलरेडी पास्ट पार्टिसिपल में है और हमारे पास इसको पास्ट पार्टिसिपल में होना है। फिर बाय का इस्तेमाल करके हिम लगाएंगे और आखिर में क्वेश्चन मार्क। अब शुरू में हम क्या लगाए? यहाँ पे विल लगा है। मैंने आपको बताया था कि अगर सब्जेक्ट आई और वी है तो उसके साथ शल लगेगा, अगर सब्जेक्ट आई और वी के अलावा कोई और है तो विल लगेगा। तो यहाँ भी चूंकि सब्जेक्ट आई है तो यहाँ पे हम शल लगा देंगे। अभी ये जुमले में सारी तब्दीलियाँ हमने कर दी जो जुमले में पहले से मौजूद थी, लेकिन जो नई तब्दीली करनी है, मतलब जो हर टेंस में टेंस टू टेंस तब्दील होता है यानी बी का इस्तेमाल अब यहाँ पे करना है, तो ये वर्ब की फॉर्म अगर थर्ड फॉर्म है तो यहाँ पे आप बी की पास्ट पार्टिसिपल यानी थर्ड फॉर्म लगा दें तो जुमला यूँ बन जाएगा, शल आई हैव बीन टोल्ड बाय हिम। ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंस को पैसिव में तब्दील करने का तरीक़ा हुआ। मुझे नहीं मालूम कि मैंने पिछली वीडियोस में आपको ये बताया था कि नहीं कि अगर एक्टिव वॉइस है तो हम पैसिव वॉइस का इस्तेमाल क्यों करते हैं। आज मैं आपको बताता हूँ कि असल रीज़न्स क्या हैं कि हम एक्टिव वॉइस के होते हुए भी पैसिव वॉइस के जुमलों का चुनाव करते हैं। सबसे पहली बात, अगर हमें जुमले में जो डूअर ऑफ द एक्शन है यानी काम करने वाला, अगर हमें उसके बारे में मालूम नहीं हो और हम किसी काम के होने के बारे में बात करें तो हम पैसिव स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर मैं एक रास्ते से गुज़र रहा हूँ और मैंने देखा कि एक बिल्डिंग बन रही है और फिर वो रास्ते से गुज़रते गुज़रते वो बिल्डिंग बन भी गई, तो अब मैं किसी को बताऊँगा तो ये कहूँगा कि दिस बिल्डिंग, और अगर वो स्कूल बन गया है, वो बिल्डिंग अगर स्कूल बन गई है
और मैं किसी को बता रहा हूँ कि ये स्कूल 2010 में बना था, तो मैं यूँ कहूँगा दिस स्कूल वॉज बिल्ट इन 2010। चूँकि मुझे पता नहीं है कि ये किसने बनाया है, मुझे ये नहीं पता कि ये इसका मालिक कौन है, इसलिए मैं बिल्डिंग के बनने की बात कर रहा हूँ, बिल्डिंग को बनाने वाले की बात नहीं कर रहा। दैट्स वाई मैं कहता हूँ कि दिस स्कूल वॉज बिल्ट इन 2010 और दिस स्कूल वॉज स्टार्टेड इन 2010। दूसरी वजह, कभी कभी हमारे लिए काम अहम होता है, काम करने वाला अहम नहीं होता। जैसे मिसाल के तौर पर जैसे हम कहते हैं चाइनीज़ इज़ स्पोकन इन चाइना, चाइनीज़ इज़ स्पोकन इन चाइना, तो यहाँ पे हमारे लिए ये ज़रूरी नहीं है कि कौन बोलते हैं चाइनीज़ ज़बान, बल्कि ये हमारे लिए ज़रूरी है कि चाइनीज़ ज़बान जो है वो बोली जाती है चाइना में। कौन बोलते हैं ये ज़रूरी नहीं है हमारे लिए, ठीक है। तीसरी वजह, कभी कभी जो पैसिव वॉइस हैं वो मोर पोलाइट होते हैं, उसमें ज़्यादा फॉर्मेलिटी होती है बमुकाबला एक्टिव वॉइस के। जैसे मिसाल के तौर पर मैं वाइट बोर्ड पे कुछ लिख रहा हूँ, अचानक मुझसे गलती हो जाए, आप में से या कोई स्टूडेंट मुझसे कहे सर यू हैव मेड अ मिस्टेक, तो ये थोड़ा रूड लगता है कि सर आपने गलत कर दिया। इसकी बजाय हम कहते हैं सर अ मिस्टेक हैज़ बीन मेड, सर गलती हुई है, गलती हो गई सर। तो इसमें क्या होता है, ये थोड़ा सा ज़्यादा पोलाइट होता है। तो इन तीन वजूहात की बिना पर हम पैसिव वॉइस का इस्तेमाल करते हैं। ये भी हो सकता है कि कुछ वर्ब्स ऐसे हो जिनको हम एक्टिव वॉइस में इस्तेमाल ही नहीं करते, जैसे कि गांधी वॉज बॉर्न इन इंडिया, कायद आज़म वॉज बॉर्न इन कराची। ये ऐसे जुमले हैं कि जिनको जब भी इस्तेमाल किया जाता है या जब भी ऐसे जुमले कहे जाते हैं तो पैसिव वॉइस में कहे जाते हैं। नेक्स्ट टाइम वीडियो में मिलेंगे तो इन्फॉर्मेशन क्वेश्चंस को पैसिव वॉइस में तब्दील करने के बारे में बात करेंगे और सीखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।